कमिन सर। नुस्वानी नरम आवाज़ पर माज केसरानी ने अपनी फाइल से नज़रें उठाकर सामने देखा और उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की उसकी सेक्रेटरी आयशा अहमद थी। रेड शलवार कमीज में मलबूस सर पर दुपट्टा नफासत से जमाए वो हमेशा की तरह पुरसुकून और बावकार नज़र आ रही थी। वो पिछले 7 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही थी और माज के मिजाज को अच्छी तरह से जानती थी। सर, मुझे आपसे कुछ बात ज़रूरी करनी है, वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, वो कहकर फाइल एक साइड रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए, आयशा ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात कही। बोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां लम्हे भर को रुक गई। माज ने आंखें सुकेड़ कर उसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद? सर, मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये कहते ही आयशा ने नज़रें झुका ली, जैसे ही उसे खुद ही अपनी बात पर यकीन न हो। माज का कहकहा कमरे में गूंजा और आयशा माज के कहकहे पर मज़ीद शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। 15 लाख? आयशा अहमद। सर, यस, तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम है, और मैं ये इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे ही दे दूं? आखिर इसे इतने पैसे की ज़रूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी, वो संजीदगी से बोला। आयशा ने लब भींचे और धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, उसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है। डॉक्टर्स ने उस सर्जरी के लिए 15 लाख मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। सर, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज अदा कर देगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ भरा गई और उसने दोबारा नज़रें झुका ली। माज ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई, आंखों में अजीब सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? जाहिर है पैसा उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए था। सर, वो पर्दा करती है और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। अगर आप इजाज़त दें तो वो आपसे मिलने आ जाएगी, वो पुरसुकून लहजे में बोली। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो वापस लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। रजा फ़ारूक, आयशा ने आहिस्तगी से कहा। सर, आप सब की मदद करते हैं, प्लीज़ मेरी दोस्त की भी मदद कर दें, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके लहजे में नमी और अपनायत वाज़ेह थी। माज की उंगलियां फिर रुक गईं। उसने नज़रें उठाकर गहरी सांस ली। आयशा अहमद, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूँगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वो थोड़ा सा झुका और सा दबाया। अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। सर में शदीद दर्द है। आयशा ने मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। माज ने थकन से भरपूर ठंडी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर गिराकर आंखें मूंद ली। हाँ रजा, मैंने सर से बात कर ली है। उन्होंने हाँ तो नहीं की, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस आ जाना, देखना वो तुम्हें पैसे दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो रजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्तें थीं, एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ी थी। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी और एक दूसरे के हालात और मसाइल से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ठीक हो जाएंगे ना? वो नम आवाज़ में बोली तो आयशा ने उसे अपने बाजू में समेट लिया। मेरी जान, घबराओ मत, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयशा ने उसे तसल्ली दी। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ ले आना और फ़िक्र मत करो, माज केसरानी बहुत अच्छा इंसान है, न जाने कितने लोगों की मदद कर चुका है, वो तुम्हारी भी ज़रूर मदद कर देगा। आयशा की बात पर रजा नम आंखों से मुस्कुरा दी और आयशा का शुक्रिया अदा करती उसके गले लगती खुदा हाफिज़ कहती घर आ गई थी। रजा के दिल में खौफ अब भी मौजूद था, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह रजा फ़ारूक ने अपने गाउन को मजबूती से संभाला और धड़कते दिल के साथ केसरानी ग्रुप एंड कंपनीज की उस ऊंची इमारत पर नज़र डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। आयशा बार बार उसे तसल्ली दे रही थी, घबराना मत रजा, तुम बस अंदर जाकर सर से सीधी बात करना, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। आयशा ने उसका हाथ थाम कर दबाया। रजा ने हल्का सा सर हिलाया और आयशा के साथ अंदर गई।
रिसेप्शन से गुजर कर वो माज के कैबिन तक पहुंची। रजा फारूक ने बोझल दिल से दस्तक दी। आयशा उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती वापस चली गई, जबकि रजा घबराती हुई उंगलियां चटकाने लगी। कॉमन कमरे के अंदर से भारी मगर मुतवाजन आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और रजा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद बुरके में सर पैर ढकी वो लड़की माज केसरानी के सामने खड़ी थी। उसकी सिर्फ भूरी आंखें नजर आ रही थी। वो सादगी में भी बेहद पुरकशिश लग रही थी। आंखें झुकी हुई थी और हाथों में एक फाइल थी। वो काफ़ी देर तक मुकाबिल के बोलने का इंतज़ार करता रहा। जब कोई न बोला तो माज केसरानी ने सर उठाया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी की लहर दौड़ गई। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा था। सामने खड़ी लड़की अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी। जिस्म की कपकपाहट उसके लरसते हुए दिल का पता दे रही थी। आंखों में नमी और सुर्खी थी, जैसे किसी भी लम्हे आंसू टपक जाएंगे। बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ती वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सांसें तेज चल रही थी और नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। माज केसरानी अपनी कुर्सी पर टिका उसे बगौर देख रहा था, जबकि वो बेबसी और झिझक के हिसार में कैद होकर हिम्मत ही न कर पा रही थी कि सीधे इसकी आंखों में देख सके। आप रजा फारूक हैं? माज केसरानी ने गहरी निगाहें सामने खड़ी लड़की पर डाली। जी सर। रजा की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। बैठ जाइए। माज ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। रजा ने नज़रें झुकाए आहिस्ता से कुर्सी पर बैठते हुए रिपोर्ट्स आगे कर दी। ये मेरे बाबा की रिपोर्ट्स हैं सर। डॉक्टर्स ने कहा है कि फौरी सर्जरी ज़रूरी है। सर्जरी और दवाइयों पर जो खर्च होगा उसके लिए 15 लाख की ज़रूरत है। माज ने रिपोर्ट्स उठाकर बगौर देखना शुरू कर दी। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई। सिर्फ पेपर्स पलटने की आवाज़ आ रही थी। रजा के दिल की धड़कनें इस खामोशी में और तेज सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद माज केसरानी ने फाइल बंद करके गहरी सांस ली। तो आपको मुझसे 15 लाख चाहिए? रजा ने बेबसी से सर हिलाया। जी सर, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं आपको वापस करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका एहसान होगा मुझ पर। वो नज़रें झुकाए बोली। माज ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। एक लम्हे को रजा के चेहरे को गौर से देखा और फिर वो उठकर रजा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। रजा इसके अचानक से साथ बैठने पर घबराहट का शिकार हुई। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें मिली, लेकिन रजा माज की नज़रों की ताब ना लाते हुए नज़रें झुका गई। पैसे देना मेरे लिए मसला नहीं, 15 लाख देना मेरे लिए मामूली सी बात है रजा फारूक। वो थोड़ी देर रुका। लेकिन कहते कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या आप ये कीमत चुका सकती हैं या नहीं? वो हल्का सा पुरस्कार सा मुस्कुरा दिया। ये सुनकर रजा का दिल जैसे ही ज़ोर से धड़का। वो हैरान और परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी सर। आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? मैं ये कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी, मैं वादा करती हूँ सर। वो घबराते हुए जल्दी से बोली। मैंने कहा ना रजा, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। 15 लाख मेरे लिए बहुत मामूली बात है। मैं 15 लाख आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर मेरी किसी और मदद की ज़रूरत हो तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उठकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कैसी शर्त सर? वो उंगलियां चटखाती परेशानी से बोली। तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। माज केसरानी की बात पर वो अपनी जगह जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। एक पल के लिए वह हिलने के काबिल नहीं रही थी, जैसे ज़मीन उसके कदमों तले से खींच ली गई हो। आंखों में बेयकीनी और चेहरे पर सदमे के आसार लिए कुछ लम्हे वो सिर्फ उसे घूरती रही। फिर यकदम गुस्से से चीखी। क्या आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई एक लड़की से इतनी घटिया बात करते हुए? उसकी आवाज़ में वाज़े लड़खड़ाहट थी। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान को मैं अपना हमसफ़र तो दूर की बात एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माज केसरानी, मैं आपको अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था आप इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हैं। रजा की आंखों में गुस्से की चमक और दिल में शदीद नफरत के जज्बात उमड़ आए थे, जैसे वो हर लफ्ज़ के साथ उसकी तौहीन का बदला ले रही हो। माज केसरानी रजा के गुस्से और इनकार को
نظر انداز کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد اور غرور جھلک رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی تھی۔ رجا فاروق، وہ آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات مذاق نہیں ہے۔ کانٹریکٹ میرے تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی، پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے الفاظ رجا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ بے بس کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی، لیکن معاذ کے چہرے پر بے نیازی چھائی ہوئی تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور ہمارے ہاں جسے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ رکا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے بولا، یہ کانٹریکٹ میرے تب تک ویلڈ رہے گا جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جیسے ہی تم میرا وارث دوگی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ورنہ میں یہ پیسہ تمہیں ایسے ہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 2 سال کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ 15 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم جیسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 10 سال بھی کوشش کر لے تو بھی اتنی بڑی رقم نہیں چکا سکتی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے پیسے لے لو اور 2 سال کے اندر مجھے 15 لاکھ لوٹا دو، دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو اور مجھے میرا وارث دو اور طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی کڑواہٹ نے رجا کو جیسی اندر تک ہلا دیا۔ وہ لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز لبوں پر ہی دم توڑ گئی۔ معاذ نے جیسے ہی اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات اٹھائے اور اطمینان سے بولا، یوں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہیں یہ رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، باقی سب تمہاری مرضی ہے، میں نے اپنی شرط بتا دی ہے، 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل سکون کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ رجا آنکھوں میں آنسو، کانپتے ہوئے ہاتھوں اور بوجھل دل کی دھڑکن کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی قدموں میں لرزش تھی، جیسے زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ وہ گھر واپس آئی، مگر دل اور دماغ پر معاذ کے الفاظ کی بازگشت اتنی گہری تھی کہ ہر سانس اس کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو کمرے کی خاموشی میں وہ تکیے میں منہ چھپا کر پوری رات روتی رہی۔ اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ آن پڑا تھا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اب باپ کو بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا، یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ سوچتی رہی، صرف 2-3 سال خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہی صبر کا امتحان ہے، باپ کا اچھا علاج ہو جائے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنور جائے گا، مگر اس تسلی کے باوجود دل کا زخم اسے ہر لمحہ لہولہان کرتا رہا۔ بارش کی تیز بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ رجا بھیگا گاؤن سنبھالتی بوجھل قدموں سے تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، جس کی اسکرین پر ہسپتال کی طرف سے ایک میسج چمک رہا تھا، کل صبح تک پیسے نہ ملے تو آپ کے والد کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر پتھر کی طرح گر رہے تھے۔ باپ کے چہرے کا خیال آتے ہی وہ بے بسی کے ساتھ رو پڑی، اب صرف معاذ کسرانی ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ یہی سوچتی وہ جلدی سے معاذ کی کمپنی میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے اجازت لیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جو کام میں بری طرح مصروف تھا، رجا کو دیکھ کر چونک گیا، آنکھوں میں حیرانی لیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا رجا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے والد کی کل سرجری ہے اور اگر پیسے جمع نہ کروائے تو پھر ان کی سرجری نہیں ہو سکے گی، پلیز مجھے پیسے دے دیں، بدلے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ تو اس کی بات پر معاذ کسرانی نے اپنی میز کی دراز سے کانٹریکٹ پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھے اور اس کے
ऊपर एक पिन रखा तो वो कांपते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा। उसे एसी की कूलिंग के बावजूद भी रजा के पूरे जिस्म में सरसराहट होने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में खून मंजमद होने लगा है। उसकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगी तो माद ने उसकी हालत को समझते हुए उसके सामने पानी रखा और उसे कंधे से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद भी वो सामने रखी चेयर पर बैठ गया। रजा ने नज़रें उठाई। उसके सामने बैठा शख्स उस वक्त ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था। सफ़ेद रंगत, भूरे भूरे बाल, रोशन शहद रंग आंखें, उसके हल्के गुलाबी होंठ आपस में भींचे हुए थे जैसे वो रजा की निगाहों से गैर आरामदेह महसूस कर रहा हो। सफ़ेद हाथों की उंगलियां मुसलसल लैपटॉप की बोर्ड पर चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बिल्कुल सपाट अंदाज अपनाए अपने काम में मसरूफ़ था। सामने बैठा वो शख्स बिलाशुबा वजीह शख्स का मालिक था। वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। थोड़ी देर बाद माज केसरानी ने लैपटॉप एक साइड रखा और रजा फ़ारूक की तरफ मुतवज्जा हुआ जो मुसलसल हाथों की उंगलियां चटकाती परेशानी से उसे देख रही थी। रजा, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है कि तुम मुझसे शादी करोगी और बदले में तुम्हारे बाप के इलाज में खर्च होने वाली रकम 15 लाख रुपए मुझसे ले रही हो। निकाह के बाद तुम्हें मेरी बीवी बनकर तब तक रहना है जब तक तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं देती। बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ना ही तुम्हारा मुझसे ताल्लुक़ होगा। बच्चा पैदा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और तुम आज़ाद होगी। ये सब कुछ तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही हो। तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही। उसने पर्चे पर लिखी सारी बातें दोहराई तो रजा कांपते हुए हाथों से जल्दी से साइन कर दिए। दिल बेख्तियार धड़कने लगा। उसने निगाहें उठाई और वापस उस शख्स पर मरकूज़ कर दी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाकर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। वो बेहद प्रोफेशनल अंदाज में पेपर को देख रहा था। उसने अपने मोबाइल पर वीडियो कैमरा ऑन किया और उसे रजा फ़ारूक के सामने रखा। प्लीज़ इस कैमरे में देखकर बोलें कि ये आप सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं या नहीं। आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही। वो उस बात में सर हिलाती सामने रखे कैमरे की तरफ देखने लगी। जी, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। वादे के मुताबिक मैं माज केसरानी के साथ तब तक रहूँगी जब तक मैं इसके बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरा इस पर कोई हक नहीं होगा और ना ही मेरा माज केसरानी से कोई ताल्लुक़ होगा। वो ये अल्फाज कितनी मुश्किल से बोली थी, सिर्फ वही जानती थी। माद ने मोबाइल उठाया और उसके बाद वो मरे हुए कदमों से उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती माज केसरानी की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। वो वापस उसके पास आई। मेरा ड्राइवर कल शाम को 4 बजे आपको आपके घर से पिक कर लेगा। आप तब तक अपने घर वालों से बात कर लें और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप मेरे साथ रहेंगी आपकी फैमिली की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा और शहर से बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, हमारा निकाह वहीं होगा। वो बोला तो रजा नम आँखों से इस बात में सर हिलाया और कमरे से निकल गई। रजा की जाने के बाद वो अपनी टाई की नॉट ढीली करने के बाद वो ठंडी सांस हवा के सुपुर्द करता आँखों को सख्ती से मैच कर अपनी बेचैनी और तनाव को कम करने लगा। ये उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला था जो उसने चंद लम्हों में किया था। उसकी मंगनी मुराद केसरानी जो कि उसके के दादा थे, उन्होंने बचपन ही से कर दी थी। वो रिहाम को पसंद नहीं करता था लेकिन ख़ानदान वालों के दबाव में आकर वो निकाह करने पर राज़ी हो गया था और जब निकाह करने का वक्त आया तो रिहाम का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खौफनाक था कि गाड़ी के शीशे टूटकर इसके जिस्म में पेवस्त हो गए और गाड़ी का स्टीयरिंग इसके पेट के निचले हिस्से पर ज़ोर से लगा था। इस हादसे के नतीजे में यूट्रस, बच्चादानी और फलूक को शदीद नुकसान पहुंचा। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया जिससे वो तो बच गई लेकिन उस एक्सीडेंट से वो माँ नहीं बन सकती थी। वो हादसे के बाद ज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद पहले जैसी नज़र आती थी लेकिन उसके बाद माँ बनने की चांसेस ना होने के बराबर थे। और जब उसकी रजब फ़ारूक से मुलाकात हुई तो वो कुछ ही लम्हों में ये फ़ैसला कर गया था कि उसके दादा मुराद केसरानी भी यही चाहते थे कि वो किसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले और फिर उससे बच्चा पैदा करवा के और फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो बच्चे को देकर चली जाए और फिर वो उसकी शादी धूमधाम से रिहाम से कर दे।
रिहाम माज केसरानी की मोहब्बत में पूरी डूबी हुई थी। वो माज पर अपना हक जमाना फ़र्ज समझती थी, लेकिन माज केसरानी उसे नज़रअंदाज कर देता और वो पूरे घर की लाडली थी। मुराद केसरानी की जान उनकी नवासी रिहाम में बसी थी। वो नहीं चाहते थे कि रिहाम की शादी कहीं और हो। माज ने हर चीज़ का बारीक बीनी से मुआयना किया और फिर वो अपने माजी के ख़यालात में मज़ीद कर्ब में मुब्तला हो गया था। वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। शहर के पस्त इलाकों में अंधेरे में डूबी इन तंग गलियों से गुजरती रजा फ़ारूक 4 मरहले के घर के सामने रुकी तो गुर्बत के शदीद एहसास और मायूसी ने उसे फिर से घेर लिया था। अगर हालात ऐसे न होते तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की आड़ में अपनी इज़्ज़त का सौदा न करती। बाकी आम लड़कियों की तरह उसके भी बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन आज वो जिस तरह का कदम उठा चुकी थी उसके बाद तो उसे सब नामुमकिन सा लग रहा था। उसने गहरा सांस भरते हुए सारी सोचों को परे झटका और लोहे के जंग लगे दरवाजे को बजाया तो उसकी माँ ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। थकन उनके चेहरे से आया थी। बिखरे बालों में वह उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। रजा अंदर दाखिल हुई और गाउन उतारती चारपाई पर रख गई। उसकी माँ फ़ौरन पानी लेकर आई, जिसे वो एक ही सांस में पी गई थी। अम्मा, काम हो गया है, आप फिक्र न करें, कल बाबा की सर्जरी हो जाएगी। माज केसरानी ने वादा किया है कि वो बाबा की सर्जरी पर जितनी रकम की ज़रूरत है वो दे देगा, लेकिन वो बात अधूरी छोड़ गई। लेकिन क्या रजा? रुकैया बेगम ने परेशानी से उसे देखा और फिर वो अपनी माँ को सब कुछ बताती चली गई। वो सब भी खामोश हो गई थी। रजा की इतनी बड़ी कुर्बानी पर वह खून के आंसू रोई, लेकिन वो भी मजबूर थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को गले लगाया तो माँ बेटी गले लाकर फूट फूट कर रोई। वो अपनी बेटी के सर पर बोसा देती अंदर चली गई, जबकि वो भी सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद आने से कोसों दूर थी। जबकि आयशा को वो कुछ न बता सकी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से वह मज़ीद परेशानी का शिकार रहे। उसने अपनी माँ को भी सख्ती से मना किया था तो वो आयशा को इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ न बताए। 4 बज चुके थे। माज केसरानी का ड्राइवर भी आ चुका था, जबकि महल्ले वाले जो इतनी बड़ी गाड़ी देखकर तजस्सुस का शिकार हो रहे थे। रुकैया बेगम ने उनका ये कहकर मुंह बंद किया था कि रजा को नौकरी मिल गई है, जिसकी वजह से वो दूसरे शहर जा रही है। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और फिर महल्ले वाले भी मुतमिन हो गए। वो अपने छोटे बहन भाइयों के गले लगकर प्यार करती अपनी माँ के पास आई। रुकैया बेगम उसे वालहाना प्यार करती रो दी थी। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। जिस तरह तू हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही है, ना देखना कि एक दिन अल्लाह ज़रूर तुझे इसका अजर देगा। वो इसका माथा चूमती बोली तो रजा दिल से मुस्कुरा दी। वो सबको खुदा हाफिज़ कहती अपना सामान लेती गाड़ी में बैठ गई। उसकी माँ ने उसे आज रुख्सती के नाम पर एक नया गाउन और नए जूते लाकर दिए थे, जिसे वो पहनकर बगैर निकाह के ही अपने घर से रुखसत हो रही थी। इसकी माँ ने उसे बहुत ही दुआओं में रुखसत किया था। वो गाड़ी में बैठ गई। 3 घंटे तक मुसलसल गाड़ी चलती रही। फिर शाम के वक्त 7 बजे गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर आकर रुकी थी। मुलाजमा ने उसे एक कमरे में जाने का इशारा किया तो वो उसका इशारा समझती अंदर दाखिल हुई तो वो मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी जो उसे निकाह के लिए तैयार करने वाली थी। मैम, आप जल्दी से नहा लें, फिर हम आपको निकाह के लिए रेडी कर देते हैं। 1.5 घंटे बाद आपका निकाह है। वो उनकी बात पर सर हिलाती नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही वो बाहर आई तो एक खूबसूरत रेड लहंगा बेड पर फैला हुआ था। रजा तो इतना खूबसूरत लहंगा देखकर दंग रह गई। वो लहंगा पहनकर जैसे ही बाहर आई, दोनों लड़कियों ने उसका मेकअप स्टार्ट कर दिया था। एक लड़की ने उसका मेकअप किया था, जबकि दूसरी लड़की उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाने लगी। और फिर 1.5 घंटे बाद वो दुल्हन बनी तैयार बैठी थी। रजा की नज़रें बार बार शीशे में मौजूद अपने अक्स पर पड़ती तो वो नज़रें पलटना भूल जाती। वो लग ही इतनी हसीन रही थी। मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कसम से आज माज सर आप पर दिलो जान से फ़िदा हो जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आप प्लीज़ ये मेहंदी धुलवा दें, सूख गई है, और घूंघट निकाल लें। वो इस बात में सर हिलाती गीले कपड़े और पानी से उसकी मेहंदी धोने लग गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां उसे बाहर ले आईं, जहां मौलवी और कुछ लोग भी बैठे थे। रजा को माज की साथ वाली चेयर पर बिठा दिया गया। मौलवी ने निकाह शुरू किया। रजा फ़ारूक बिनते फ़ारूक अहमद, आपका निकाह माज केसरानी वल्द रहीम केसरानी के साथ 50 लाख रुपए के एवज़ किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है?
मौलवी के सवाल पर वो 3 दफ़ा कांपते लहजे और धड़कते दिल से कबूल है बोल गई थी। इसके बाद मौलवी साहब माज की तरफ आए। माज कैसरानी वल्द रहीम कैसरानी, आपका निकाह रजा फ़ारूक बिन्त फ़ारूक अहमद के साथ 50 लाख रुपए के एवज़ किया जा रहा है। क्या आप ये निकाह कबूल है? मौलवी के सवाल पर माज 3 दफ़ा कबूल है बोलकर रजा फ़ारूक के जिस्म का मालिक बन बैठा। निकाह के बाद वो वकील रजा के सामने बैठे और कुछ पेपर्स साइन करवाने लग गए। वो जानती थी कि यह कानूनी कार्रवाई किस लिए की जा रही है। वो नासमझ नहीं थी, अच्छी तरह जानती थी कि उन सब का मतलब है। पेपर्स साइन करने के बाद खाना लाया गया। रजा ने फिर भी घूंघट न उठाया, बल्कि वो खाना भी घूंघट के नीचे से खाती रही। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे एक सजे सजाए कमरे में से बिठा गई थी, जहाँ की खूबसूरती देखकर वो दंग ही रह गई। खुशबूदार कैंडल्स, गुलाबों और फूल की पत्तियों से उस कमरे की सजावट की गई थी। कमरे में फैली मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी में वो बेड के वस्त में लहंगा फैलाए माज कैसरानी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो कमरे को लॉक लगाता अंदर आया था और अपना कोट उतारता एक साइड रखता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर वो चलता हुआ उसके पास आ बैठा, उसके मेहंदी लगे हाथों और पैरों को देखने लगा, जिस पर खूबसूरती से नक्शो निगार बने हुए थे। आपने अपने घर वालों को बता दिया था इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में? क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में इस बच्चे को लेकर कोई भी तमाशा हो। मैं आपके घर वालों की तब तक कफ़ालत करूंगा जब तक आप मेरे पास होगी। और आपके बाबा की सर्जरी हो चुकी है, फ़िलहाल वो बेहोश हैं। इंशाअल्लाह वो कुछ दिनों तक मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आपके अकाउंट में आपका हक मेहर और मज़ीद पैसे भी जमा करवा दूँगा, ताकि आप आगे की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। मैं ये शादी मोहब्बत में आकर नहीं की, ये तो बात आप जानती हैं। लिहाजा मुझसे मज़ीद किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। मुझे ये नखरे, रोना धोना और ये मनाना मुझसे नहीं होगा। जब मेरा दिल चाहेगा आपको मेरे करीब आना होगा, बगैर किसी नखरों के। इसके अलावा आप मेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। रजा ने तकलीफ़ से आंखें मींची तो कुछ आंसू गालों पर बहने लगे। वो उठा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वो अपनी शर्ट उतारने लगा। जी मैं समझ गई हूँ, आप परेशान न हों। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आखिर आपने मुझे 70 लाख में ख़रीदा है, और एक ख़रीदी हुई लड़की की कोई इज़्ज़त नहीं होती। वो तो महज ग़ुलाम या बांदी होती है जो उसे मालिक के हर हुक्म को बजा लाती है। वो लड़खती आवाज़ में बोली तो माज ने उसके तंज पर लब खींचा। वो उसके कामदार दुपट्टे को एक साइड करता उसके साथ लेट गया। माज ने उसका घूंघट तक न हटाया, उसे देखना तक ना गवारा किया, ना ही तारीफ दे जुमले बोले, बल्कि अपने मतलब पर आया था। रजा की आंखें नम हुई। रजा की कलाइयों में सजी चूड़ियों की चनकार से कमरा गूंजने लगा। माज ने नागवारी से पहलू बदला। ये चूड़ियाँ और ज्वेलरी उतारो, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं, और आज के बाद जब मैं यहाँ आऊँ ये चूड़ियाँ और भारी ज्वेलरी मत पहनना। अंधेरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी, जी नहीं पहनूंगी, समझ गई हूँ। चूड़ियाँ और ज्वेलरी रिमूव करती वो उसके साथ लेटी तो घबराहट का शिकार होने लगी। जिस्म कांपने लगा था, लेकिन वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। लहंगा उतारो अपना, वो बोला। जी शर्ट के पीछे डोरियां हैं, अंधेरे में मुझे नहीं खुलेगी, मैं रोशनी में खोल के आती हूँ। वो उठने लगी। नहीं रहने दो, मैं खोल देता हूँ। वो बस वापस बैठ गई तो उसके नज़दीक बैठा और उसकी चोली की डोरियां खोलने लगा। जब काफ़ी देर तक वो कोशिश करता रहा न खुली, तो वो एक ही झटके में पूरा जोर लगाकर उनको तोड़ता चला गया। चर की आवाज़ पर चोली भी फट गई थी। अपनी नाकदरी पर रजा का दिल चाहा दहाड़े मार कर रोए, और फिर लहंगे के साथ भी माज ने यही किया था। वो भी बेजान गुड़िया की तरह बैठी रही और वो उसे बेड पर धक्का दे गया। वो सीधी पीछे गिरी थी। वो उस पर झुकता, जगह जगह उसे चूमता रहा और उसकी गर्दन पर इतने दांत गाड़ गया। रजा ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा। फिर वो उसकी चेस्ट पर मौजूद आखिरी कपड़े को भी उसके बदन से जुदा कर गया। वो नाजुक सा वजूद रखने वाली लड़की उसके मर्दाना वजूद के नीचे दब कर रह गई थी। वो उसके नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठों पर झुक गया था और खुद को सैराब करने लग गया था। रजा फ़ारूक का खूबसूरत और नर्म और नाजुक सा वजूद
اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کی دلکشی میں کھو سا گیا۔ رجا نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنا تھا، کیونکہ مقابل کو چیخنے، چلانے یا رونے دھونے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ معاذ کیسرانی سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ معاذ اس کے وجود کو بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی، رونے لگ گئی تھی۔ معاذ نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ پہلی دفعہ ان مراحل سے گزر رہی ہے۔ نرمی اختیار کرے مجبوراً وہ چیخ اٹھی تھی۔ پورے کمرے میں رجا کی چیخیں اور سسکاریاں گونجنے لگیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر معاذ کو اس کی پرواہ ہی کب تھی۔ وہ اپنی ساری وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار رہا تھا۔ رجا فاروق کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ لائٹ آن کرتی، دیوار کا سہارا لیتی واش روم تک آئی تھی اور نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ بھی اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی کمبل ہٹا کے اٹھنے لگا تو بیڈ شیٹ پر سرخ نشان دیکھ کر وہ لبھیج گیا، اور پھر وہ پینٹ اور شرٹ پہنتا کوٹ اٹھا کر کمرے سے ہی نکل گیا۔ وہ نہا کر کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ پورے کمرے کی صفائی کر کے واپس لیٹ گئی تھی۔ درد اور تکلیف کی شدت سے پوری رات صحیح سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا۔ قدم جیسے ہی کمرے کی سمت بڑھے، سامنے ریحام بیٹھی دکھائی دی۔ وہ جانتا تھا کہ نکاح کی خبر سننے کے بعد وہ پوری رات سوئی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ خود کو تیار رکھنے والی وہ لڑکی آج سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی وہ سنتی آئی تھی کہ معاذ کیسرانی صرف اس کا ہے، لیکن آج وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ معاذ نے نظریں چرا کر کمرے کی طرف جانے لگا، مگر ریحام کی لرزتی آواز پر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو کے معاذ بس اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، ایک دفعہ بہت ہے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ غصے اور بے بسی سے چیخی، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں یہ سب مجبوری میں کر رہا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں ریحام۔ اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو میری نسل آگے کیسے چلے گی؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں تاکہ ہمارا آنے والا کل مکمل ہو سکے۔ ریحام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بھاری لہجے میں بولی، جب وہ لڑکی ماں بن جائے گی تب تم مجھ سے بچہ لے کر اسے طلاق دے دو گے اور مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کی نم آنکھوں اور لرزتی آواز کے باوجود معاذ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے ایک طرف ہوتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے سے ریحام چیخ اٹھی، معاذ میری بات کا جواب دو، تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے ہو۔ مگر وہ اپنی رفتار تیز کرتا سیدھا کمرے میں آیا اور بستر پر گرتے ہی آنکھیں موند لی۔ وہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا تھا، وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا تھا، پانی کی دھاریں اس کے چہرے پر اور وجود پر گرتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن بار بار رجا فاروق کے گرد گھومنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں موند لیں، رجا کی چیخیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ وہ لمحہ ایک آسیب کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے بہہ رہی تھیں، مگر اصل درد تو اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رجا معصوم تھی، بے بس تھی۔ وہ اس کی قربت میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی بجائے بے رحمی اختیار کر گیا تھا۔ وہ باتھ گاؤن پہن کر باہر نکلا تھا، تولیے سے بالوں کو رگڑتا۔ تولیہ ایک طرف اچھال گیا۔ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا وہ فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ حویلی کے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، سوائے ریحام کے۔ مراد کیسرانی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اس لڑکی سے کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کروا لیے ہیں نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی بنیاد پر تمہیں یا ہمیں بلیک میل کرے۔ معاذ نے سر ہلایا، جی سب کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے فارم ہاؤس پر بھی سب نوکروں کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ معاذ کے دادا مطمئن ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ معاذ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور نہ چاہتے ہوئے بھی فارم ہاؤس سے گزری رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا سکون محسوس کیا تھا اس نے، اس سکون کو یاد کرتے ہوئے بے چین ہو رہا تھا۔ دل بار بار رجا فاروق کی قربت کو مچلنے لگا تھا۔
लेकिन वो अपनी सारी सोचों को झटकता हुआ तैयार होकर हवेली से निकल गया था। 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन माद ने रजा के करीब आना गवारा नहीं किया था। वह रोज़ नौकरों को फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लेता, मगर दिल की बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। बार बार दिल चाहता कि सब कुछ छोड़कर वो उसके पास चला जाए, मगर ज़िद और ज़ब्त के बोझ तले वो खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता रहा। वो हवेली आ गया, मगर वहाँ भी दिल को सुकून न मिला। जज्बात की शिद्दत से उसे बेचैन कर रही थी। बिस्तर पर लेटते हुए भी रजा का ख्याल एक पल के लिए न छूटा। वो मजबूर होकर कमरे से निकला तो रिहाम ने उसे इतनी रात को हवेली से निकलते हुए देख लिया। उसका दिल एक बार फिर खून के आंसू रोया और उसके दिल में रजा के लिए मज़ीद नफ़रत और हसद भर गया। रात के 2 बजे माद फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में घुप अंधेरा था, मगर खामोशी में भी किसी की भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर रजा चौंक गई और सहम कर उठ बैठी। माद, आप हैं? उसने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। माद उसके सही अंदाजे पर हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? कमरे में तो अंधेरा है। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब आया और शर्ट उतार कर एक तरफ रख दी। जी, आपने के बॉडी परफ्यूम से पहचान गई हूँ, वो धीरे से बोली। फिर झिझकते हुए कहा, मैं कमीज़ उतार चुकी हूँ, आप आ जाएं बेड पर, मैं तैयार हूँ। उसके लहजे की कपकपाहट माद से छुपी ना रह सकी। वो रुस्सा गया और नर्म लहजे में बोला, नहीं, तुम मेरी कमर दबा दो। हवेली से आते ही आते थक गया हूँ, बदन रिलैक्स होगा तो ही तुम्हारे करीब आ सकूँगा। 1 हफ्ते से जो बेचैनी उसके वजूद में सरायत कर गई थी, अब उस बेचैनी का नाम और निशान तक ना था। जी, मैं दबा देती हूँ, वो धीरे से बोली और झिझकते हुए ऊपर बैठकर इसकी कमर दबाने लगी। काफ़ी देर तक वो यूं ही उसकी कमर दबाती रही। माद ने पलटकर सीधा होना चाहा तो रजा लढ़क कर बराह रास्त उसके ऊपर जा गिरी। वो लम्हा दोनों के लिए अजीब सा था। सांसों की तेज धड़कनें एक दूसरे के वजूद में घुलने लगी। कमरे की खामोश फिजा उनके करीब आती सांसों से भर गई। माद ने नीम मदहोशी से पूछा, तुम्हें यहाँ डर तो नहीं लगता? नहीं, मैं ठीक हूँ, रजा ने बमुश्किल कहा। उसकी इतनी नज़दीकी पर रजा की दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। माद ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो वो कांपने लग गई और उसके चेहरे पर उंगलियां ट्रेस करते हुए बोला, पहली दफ़ा जब तुम मेरे करीब आई थी तो बहुत रोई थी। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। उस वक्त मुझे अपना होश नहीं था, थोड़ी ज़्यादा सख्ती कर गया था। वो लम्हा भर रुका और उसको बेड पर मुंतकिल कर गया और उसकी गर्दन पर लब रख गया। वो कांपते हुए बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ गई। वो अपनी कमीज पहले ही उतार चुकी थी। वो अपनी बात जारी रखते बोला, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ये कहकर वो धीरे धीरे उस पर झुकने लगा और रजा के वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। माज, आहिस्ता करें प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, वो उखड़ती सांसों के दरमियान बोली थी, लेकिन वो इतना मदहोश था कि उसे रजा की कांपती हुई आवाज़ और उखड़ती हुई सांसें तक सुनाई नहीं दे रही थी। काफ़ी देर बाद वो तौलिए से पसीना पहुँचता उससे दूर हुआ और बिस्तर पर सुकून से आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन रजा की हालत ठीक नहीं थी। वो अब भी हौले हौले कांप रही थी, पूरे वजूद में दर्द सरायत कर चुका था। वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन सो ना सकी। फिर अचानक माद ने उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। वो भी सुकून महसूस करती उसके सीने में मुंह छुपा गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दर्द ज़्यादा हो रहा है? वो एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर गया। जी, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसकी नाक की टिप को चूमता पीछे हुआ और उसकी लम्स पर माज के सीने में छुपने लगी थी और रजा की इस हरकत पर माज के लब मुस्कुराहट में बदल गए। जैसे ही जागा तो आंखें मसलने लगा। आज वो बहुत ज़्यादा सो गया था। अमूमन वो 8 बजे उठ जाता था, आज दोपहर के 12 बजे रहे थे। नज़रें साथ सोए वजूद पर पड़ी तो दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इस पल वो हैरान रह गया कि इतनी ज़्यादा हसीन भी कोई हो सकता है। न जाने कितने पल वो हरकत न कर सका। लंबे घने और सियाह रेशम जैसे सिल्की बाल उसकी कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे, जिनमें रोशनी पड़कर चमक मज़ीद बढ़ा रही थी। वो पुरसुकून नींद में उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। माज के हिलने पर वो ज़रा सी कसमस आई तो उसने नरमी से उसका सर तकिए पे रखा और खुद टिकटिकी बांध कर उसके सरापे को देखने लगा। गुलाबी से नाजुक होंठ, दूध जैसी रंगत, छोटी सी सतवा नाक जैसे एक छोटी सी सफ़ेद लौंग चमक रही थी और नाजुक सा सरापा जो उस वक्त
माज की शर्ट में छुपा हुआ था। माथे पर हल्के हल्के पसीने के कतरे उसे और भी दिलकश बना रहे थे। वह मुकम्मल तौर पर उसके रंग में रंगी हुई लग रही थी। माज को ऐसा लगा जैसे ये लड़की इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। अब वो ज़िंदगी भर इससे दूर नहीं जा सकेगा। मोहब्बत ने पहली ही नज़र उसके दिल पर दस्तक दे दी थी। वो बहुत ही प्यार से उसके लबों पर झुका था और हल्के से उसके होंठों पर होंठ रख गया। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। वो बेड से उठ गया था और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। खटके की आवाज़ पर रजा ने हल्के से आंखें खोली तो सामने माज पैंट पहने शर्ट लेस खड़ा हुआ बालों में कंघी कर रहा था। वो माज को देखकर घबराहट का शिकार होने लगी। वो जल्दी से उठी तो दर्द की शदीद लहर से चकरा कर रह गई। वो खुद को संभालती जल्दी से दोबारा कंबल में खुद को छुपाने लगी जो सिर्फ माज की शर्ट पहने हुए थी। माज जो शीशे में उसकी सारी हरकतें देख रहा था खामोशी से उसकी तरफ आया तो वह जल्दी से चेहरा छुपाने लगी। रजा ने शर्म से नज़रें ही झुका ली। मेरी शर्ट तो वो बोला और अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगा। मेरे पास नहीं है आपकी शर्ट। वो कहते ही जल्दी से कंबल में घुसने लगी। ये जो तुमने पहनी हुई है ये क्या है बताओ, चलो जल्दी दो। मैं अपने साथ कोई कपड़े नहीं लाया, मुझे बाहर जाना है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। वह पैंट की जेबों में हाथ डाले बड़े मज़े से बोला तो वो रूहां सी हुई। मैं नीचे से कुछ नहीं पहना हुआ, आप प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े दे दें और थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बाहर चले जाएं, मैं अभी उतार कर देती हूँ। उसकी हालत से महफूज हो रहा था। ये क्या बात हुई, बीवी हो मेरी, मैं 2 दफ़ा तुम्हारे करीब आ चुका हूँ, अब तक तुम्हारी शर्म उतर जानी चाहिए थी, तुम अब भी शर्मा रही हो। वो मुसलसल निगाहें उस पर जमाए हुए था। वो शर्म से कंबल से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो लाइट बंद होती है तो इसलिए इतनी घबराहट नहीं होती। प्लीज़ माज मेरे साथ ऐसा न करें। वो अब बाकायदा हाथों में चेहरा गिराए रो दी। रजा यार क्या हो गया है, मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, प्लीज़ रोना बंद करो। वो उसको बाहों में भरता प्यार से बोला। अच्छा मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो मेरी जान। वो इतने में प्यार से बोला कि रजा का दिल बेख्तियार धड़कने लगा। उसके चेहरे की तरफ देखने लगी तो वो जैसे उसकी आंखों में खो सी गई। माद ने बड़े प्यार से उसके गाल पर अपने लब रखे तो वो जी जान से कांप उठी। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो चला गया लेकिन वो अभी तक उसके ख़यालों से उसके लम्स से बाहर नहीं निकली थी। वो जल्दी से वॉशरूम भागी और फ्रेश होकर वो बाहर आई। गीले बालों में ही चुटिया बनाकर वो बुर्का पहनकर वो बाहर आई थी। वो किचन में खड़ा शर्ट लेस ही नाश्ता बना रहा था। ये ले आपकी शर्ट। वो उसकी तरफ शर्ट बढ़ाए बोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसे लेकर पहनने लगा। नीचे के 3-4 बटन बंद करता वो वापस काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद वो उसके सामने आमलेट, ब्रेड और एक पराठा चाय कपों में डालकर वो कुर्सी पर बैठ गया। वो भी अभी उंगलियां चटका रही थी। रजा खाना खाओ। वह चाप के नीचे से ही खाना खाने लगी तो माँ को उसके इस अंदाज पर बुरा लगा। तो तुम चेहरे से नकाब हटा सकती हो, कल रात मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूँ और मैं तुम्हारे शोर हूँ। मुझसे कैसा पर्दा, मैंने सब नौकरों को आज के दिन छुट्टी दे दी है तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फार्म हाउस पर कोई भी नहीं है। वो सर इस बात में हिलाती चेहरे से नकाब हटा गई और खाने में मसरूफ़ हो गई। हल्की हल्की बातों से वो उसकी झिझक ख़त्म कर चुका था। अब वह बगैर घबराए जवाब दे रही थी। एक खूबसूरत और भरपूर दिन गुजार कर वो उसे फार्म हाउस छोड़कर हवेली वापस आ गया था जहां मुराद कैसरानी रिहाम की शिकायत पर उसकी पेशी लगाए बैठी थी। तुम रोज़ फार्म हाउस पर क्या करने जाते हो माँ, कहीं उस लड़की से दिल तो नहीं लगा लिया? मुराद साहब बोले तो नज़रें चुराने लगा। ये सब अब कैसी बातें कर रहे हैं? जब से निकाह हुआ है मैं उसके नज़दीक सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ। कल रात भी मेरी बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल वहाँ रह गई थी। मुझे इस फ़ाइल पर काम करना था इसलिए गया था। मैं वहाँ उसके नज़दीक तक नहीं गया। दूसरे कमरे में बैठकर काम करता रहा और थोड़ी देर सो गया, फ्रेश हुआ और आ गया। बस मैंने रजा की शक्ल भी नहीं देखी। वो लड़की हर वक्त पर्दा करती है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो मैं जाऊँ? और वो रिहाम की तरफ पलटकर दांत पर दांत जमाए बोला, नानो ये झूठ बोल रहा है। कल रात को 1 बजे ये हवेली से चला गया था। वो गुस्से से चीखी, रिहाम तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मुझे उस लड़की करीब जाने का कोई शौक़ नहीं, मजबूरी में गया था। अब अगर तुमने मुझसे इस तरह बदतमीज़ी से बात की रिहाम तो कसम खाता हूँ तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। वो भी गुस्से से बोला, अच्छा
نہ معاذ، غصہ مت کرو، تم اس کے نزدیک روز نہیں جاؤ گے۔ اور اس کی شرٹ کے بٹنز سے کھیلنے لگی۔ معاذ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، اچھا اگر اس کے قریب نہیں جاؤں گا تو بچہ آسمان سے ٹپکے گا؟ ریحام، تم عقل ہے یا نہیں؟ اس طرح تو وہ پوری زندگی فارم ہاؤس میں بیٹھی رہے گی اور ہو گئی پھر تمہاری شادی اور میری شادی۔ نزدیک جاؤں گا ریحام تو بچہ ہوگا، تمہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، ورنہ اس طرح روز میری شکایتیں داجی کے سامنے کرتی رہی تو اپنے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لو، پھر مجھے شادی نہیں کرنی تم سے۔ ریحام وہ دو ٹوک بات کرتا وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے معاذ کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ کاش وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا، آج وہ بھی ماں بن سکتی، معاذ کو وہ ساری خوشیاں دے سکتی جس کا وہ حقدار تھا۔ تم پریشان نہ ہو ریحام، دیکھنا وہ تم سے ہی شادی کرے گا، فکر نہ کرو بلکہ صبر کرو، وہ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ مراد کیسرانی نے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ اب وہ حویلی بہت کم آتا تھا، فارم ہاؤس پر ہی رہتا تھا۔ رجا جو اس کے سامنے آنے سے ہی کتراتی تھی، آہستہ آہستہ وہ جھجک ختم ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا فارم ہاؤس آتا، کبھی وہ ڈنر کرنے باہر چلے جاتے تو کبھی وہ شاپنگ پر چلے جاتے تھے۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اس کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ پریگننٹ تھی۔ معاذ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کوشش کرتا کہ رجا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا، وقت پر دوائیاں دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کچھ مہینے رجا کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی جی لے، اس کے بعد ان کی شادی ختم ہو جاتی۔ جبکہ رجا اسی چیز کو گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی تھی، یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ 70 لاکھ میں وہ خود کو کانٹریکٹ میرج کے نام پر بیچ چکی تھی۔ ان کچھ مہینوں کے بعد وہ ناپاک ہو جائے گی اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ایسا بچے گا کہ وہ اپنے دوسرے شوہر کو کچھ دے سکے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب وہ یہاں سے جائے گی تو اپنا بوتیک کھولے گی اور خود کو بے حد مصروف کر لے گی، جہاں نہ اسے معاذ کی یاد آئے گی اور نہ ہی اسے اپنے بچے کی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی روح فنا ہونے لگتی۔ وہ دوبارہ شادی کبھی نہیں کرے گی کیونکہ اسے دھتکار سے ڈر لگتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر دوسری شادی کرے گی تو اس کے دوسرے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ معاذ کیسرانی کی زندگی سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جوانی کا سب سے خوبصورت تحفہ جب معاذ کیسرانی پر لٹا چکی تو وہ کبھی بھی دوسرے مرد کو بے وقوف نہیں بنائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ معاذ کیسرانی کو سوتے ہوئے گھنٹوں دیکھتی، جیسے اس خوبصورت مرد کو دیکھنے کے علاوہ رجا فاروق کے پاس اور کوئی کام نہ ہو۔ وہ جی بھر کر معاذ کو دیکھتی، جیسے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں بسا لینا چاہتی ہو۔ کیا پتہ پھر اسے یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اور کبھی اس کے دل میں ممتا جاگ جاتی۔ اپنے پیٹ میں پلتے بچے کے بارے میں سوچ کر گھنٹوں روتی، مجھے معاف کر دینا میرے بچے، اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں مجبور تھی۔ انہی سوچوں میں گم کب 9 مہینے گزر گئے، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد رجا کو ہسپتال لے جایا گیا۔ درد زہ کی تکلیف سے وہ پسینے سے شرابور تھی۔ معاذ اس کے ساتھ قدم قدم پر کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے ہمت دیتا رہا۔ چند گھنٹوں کی اذیت کے بعد بالآخر رجا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ معاذ کے ہاتھوں میں ننھی سی جان آئی تو اس کی آنکھیں خوشی اور درد سے بھیگ گئیں۔ وہ لمحہ شاید اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، لیکن جب دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجا فاروق سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رجا کو اپنے پاس رکھنے کی بات کرتا تو گھر میں کوہرام مچ جاتا اور رجا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی اب وہ اسے چھوڑ سکتا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں کچھ سوچتا، نوکروں کے ذریعے مراد کیسرانی تک خبر پہنچ چکی تھی کہ رجا ماں بن گئی ہے، تو پورا خاندان اسپتال جا پہنچا۔ بڑے ہال میں قدموں کی چاپ اور چہروں کی سنجیدگی نے رجا کا دل دہلا دیا۔ وہ کمزور وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی اور معاذ کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے، جیسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مراد صاحب نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ یہ بچہ ہمارا ہے، اسے حویلی میں لے کر جائیں، یہ رسم ہے ہمارے خاندان کی اور یہی فیصلہ ہے۔ تم نے کانٹریکٹ پر سائن کیے ہیں کہ تمہارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنا وعدہ پورا کرو
اور اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ رجا کا دل جیسے ہی کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا بچہ مجھے دے دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اسے مجھے واپس دے دیں، یہ بہت چھوٹا ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت پردے میں رہتی تھی، اب وہی بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں میں کھڑی مراد کیسرانی سے اپنے بچے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ معاذ پلیز مجھے میرا بچہ دے دو، ان سے کہو نا مجھے میرا بچہ واپس دے دو، ابھی وہ بہت چھوٹا سا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، تم اپنی کزن سے بھی شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اپنی حویلی میں مجھے اپنے بچے کی آیا رکھ لو، میں حویلی کے سارے کام کر دوں گی، لیکن پلیز مجھے میرے بچے سے جدا مت کرو۔ معاذ وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتی اس کے قدموں میں گر گئی۔ معاذ وہی بت بنا کھڑا رہا، مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ عورتیں اور مرد سب بچے کو گود میں لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ پھر رسم و رواج کے منام پر وہ ننھی سی جان کو رجا کے پہلو سے جدا کر کے حویلی لے گئے۔ وہ منظر رجا کی روح کو چیر گیا۔ وہ کمزور آواز میں بار بار دہراتی رہی، میرا بچہ معاذ، میرا بچہ مجھے واپس دو، لیکن جواب میں صرف دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس دن رجا نے محسوس کیا کہ وہ اب صرف واحدہ تھا، ماں ہونے کے باوجود اپنے ہی وجود کا حصہ کھو چکی ہے۔ اسے اپنی ہی بچے پر کوئی حق حاصل نہ تھا۔ اس کے دل کی چیخیں ہسپتال کی دیواروں میں قید ہو گئیں، مگر کوئی اس کا دکھ سننے والا نہ تھا۔ معاذ اسے فارم ہاؤس لایا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ رجا تھوڑا سا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پوری کوشش کروں گا، گھر والوں سے بات کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں واپس حویلی جا رہا ہوں، تم ریسٹ کرو۔ لیکن رجا گم سم بیٹھی رہی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ حویلی جانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو منا کر بچے کو واپس لے آئے۔ وہ رجا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہی سوچ کر وہ حویلی واپس آیا تھا۔ بابا پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے تو میں رجا سے ملنے نہیں جاؤں گا، ریحام سے بھی شادی کر لوں گا، پلیز۔ وہ ابھی ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ اسے فارم ہاؤس سے فون آیا۔ اسے پتہ چلا کہ رجا فاروق فارم ہاؤس سے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ واپس فارم ہاؤس پر آیا تھا، خالی کمرہ دیکھ کر معاذ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ رجا کے گھر آیا، لیکن گھر کو تالا لگا دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ 1 مہینے پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ 1 مہینے پہلے ہی رجا کے اکاؤنٹ میں حق مہر اور مزید رقم بھی ڈلوا چکا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دن معاذ نے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی تھی، اس سے اگلے دن وہ اس گھر کو بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ عائشہ احمد کے گھر بھی گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کے کانٹریکٹ میرج کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی، اور دوسرا وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ ان سب کے بعد وہ ٹوٹ چکا تھا، خود کو قصوروار ٹھہراتا کہ وہ نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے بلکہ ایک بچے کو اس کی ماں سے بھی جدا کر چکا ہے۔ وہ اب لڑکی کسی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریحام سے بھی شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ شروع میں اس کے دادا ریحام اور ریحام کیسرانی کا کافی غصہ رہے۔ وہ کیسے ریحام سے شادی کرتا جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اور شادی کر کے وہ ریحام کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں مراد کیسرانی نے ریحام کی شادی اس کے کزن سے کر دی جو اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ ریحام کی اس کمزوری کو بھی قبول کر چکا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ راحیم کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور معجزہ یہ ہوا کہ شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی اسے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر 9 مہینے بعد اس کے ہاں بھی ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، جبکہ معاذ اپنے بچے کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ دن کے وقت وہ ریحام کے پاس ہوتا اور شام کو وہ آفس سے فارغ ہو کر اپنے بچے کو ریحام سے لے لیتا۔ ریحام دونوں بچوں کو سنبھال لیتی تھی۔ جب سے رجا معاذ کی زندگی سے گئی تھی، وہ تو ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے ایک مال میں بیٹھے ہوئے تھے۔
जहाँ बच्चों के कपड़ों की बहुत अच्छी वैरायटी मिलती थी। रिहाम ये देखो ये कैसा है, वो रिहाम से पूछ रहा था। नहीं, कलर अजीब सा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये देखो ये कैसा है, माज ने इस बात में सर हिलाया। वो ढेर सारी शॉपिंग करके घर की तरफ रवाना हुए थे कि रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई थी। माज क्या हुआ? रिहाम गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा, तुम यहाँ बैठो, मैं ये सामने वाले घर से पानी लेकर आता हूँ। वो सर हिलाती बच्चों की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। माद ने ठंडी सांस खारिज की और सामने वाले घर का दरवाज़ा बजाया था। कौन है? अंदर से एक नस्वानी आवाज़ आई। जी आंटी, मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, मेरी गाड़ी गर्म हो गई है। वो कहकर खामोश हो गया। अच्छा बेटा, 2 मिनट में देती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो दंग रह गया था। आप? रुकैया बेगम के हाथ से पानी का जग ज़मीन पर गिरा था। रिहाम भी दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई थी। रजा कहाँ है? आंटी, मुझे उससे बात करनी है, वो संजीदगी से बोला। जब कोई जवाब न आया तो वो गुस्से से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो गया। रुकैया बेगम उसे रोकती रही, लेकिन वो रास्ते में ही आई हर चीज़ को ठोकर मारता चला गया। अम्मी, इतना शोर क्यों है? कौन आया है? सामने से आते ही माज को देखकर वो दंग रह गई। इतनी मुश्किल से तो वो जिंदगी की तरफ लौटी थी, अब फिर माज उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। वो संजीदगी से उसके चेहरे पर नजरें गाड़े खड़ा था। माज प्लीज गुस्सा न करो, वो 2 साल बाद मिली है, वो तुम्हें सुकून से बैठकर बात करो। रिहाम ने उसे समझाना चाहा। कैसे आराम से बात करूं रिहाम? ये लड़की मुझे अपनी मोहब्बत में कैद करके बगैर बताए फार्म हाउस से चली गई और तुम कह रही हो आराम से बात करूं? 2 साल रिहाम, 2 साल कहाँ कहाँ तो नहीं ढूंढा मैंने उसे। मैं ही पागल था रिहाम जो इस लड़की से प्यार कर बैठा। वो लब भैंस गया और सामने खड़ी लड़की जलजलों की जद में आई थी। वो यही समझती थी कि माज उससे हमदर्दी की बिना पर वो बातें कर रहा है। वो उस वक्त इतनी डिस्टर्ब थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तुम्हें क्या मुझ पर यकीन नहीं था जब मैंने तुम्हें कहा था सब्र करो, मैं सब ठीक कर दूंगा? तुमने मेरा यकीन क्यों नहीं किया? बताओ मुझे, वो गुस्से से चीखा। मैं डर गई थी। माद, मेरा बच्चा कहाँ है? खुदा के वास्ते मुझे बता दो मेरा बच्चा कहाँ है? अपने बच्चे के लिए मैं पल पल तड़पती हूँ। माद, मुझे माफ़ कर दो, इस वक्त हालात ही ऐसे थे। मुझे लगा तुम अपने घर वालों का ही साथ दोगे, तुम मुझे तलाक दे दोगे, इसलिए बगैर सोचे समझे तुम्हें छोड़ कर आ गई। मुझे माफ़ कर दो। इसके कदमों में बैठ गई थी। माद ने उसे उठाकर सीने से लगाया था। मम्मा, बाबा, रोहान की आवाज़ पर वो उससे दूर हुई थी। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, वो वालेहाना उसे चूम रही थी। मैंने तुम्हें कभी तलाक देने का सोचा भी नहीं था। मैंने तो रिहाम से भी शादी नहीं की। पूछ लो इससे। मुझे मज़ीद मत तड़पाओ रजा, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। वो उसके सर पर बोसा देता बोला। तो रजा ने नज़रें झुका लीं। क्या क्या तुमने मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे? वो रोते हुए बोली। तो तुम कभी मेरी ज़िंदगी से गई ही नहीं हो। तुम्हारी याद के साथ ही मैंने ये 2 साल गुजारे हैं रजा। मुझे तो तुमसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी। माद ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। वो रोते हुए माद के सीने से लगी थी और माद ने हाथ बढ़ाकर रिहाम से अपने बेटे को ले लिया। ये कितना प्यारा है माद, रजा अपने बेटे को मोहब्बत से चूमती हुई बोली। हाँ, अपने बाप पर गया है इसलिए प्यारा तो होगा ही ना। माज की इस बात पर रिहाम और रुकैया ने कहकहा लगाया, जिसमें रजा और माज की हंसी भी शामिल थी। रुकैया बेगम ने नम आंखों से हाथ उठाकर अपनी बेटी के लिए यूं ही खुश रहने के लिए दुआ की। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।